हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज आपकी ये यूपी जीके की 4th क्लास है। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वॉच करना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। अंगद सीरीज़ के नाम से इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है और सर के द्वारा यहाँ पर कंप्यूटर को भी कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप उन क्लासेस को भी वॉच कर सकते हैं। फिलहाल आज बात करेंगे यूपी जीके में वन्य जीव संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये क्लासेस आपको जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है अंगद सीरीज के नाम से, जो अंगद सीरीज है उन सारी प्लेलिस्ट में आपको क्या है, ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण के बारे में। देखिए, वन्यजीव संरक्षण जो है वो विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए जो वन्य प्रजातियां हैं और उनके आवासों की रक्षा करने का क्या है, रक्षा करने का अभ्यास है। इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो इसके लिए क्या है, जो प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। बात करेंगे देश में प्रथम वन्य जीव जो परिरक्षण है उसके संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। तो ये कब की गई थी इसकी स्थापना? 1956 में। और यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थल के संरक्षण एवं विस्तार का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे कि इसमें राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। तो वर्तमान में बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और 11 वन्य जीव विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और 14 क्या है, पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी और 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं? एक नेशनल पार्क है और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 14 यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है और 3 यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। चलिए बात करते हैं एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जिम कॉर्बेट को किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1936 में उत्तर प्रदेश में और वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल यानी कि नैनीताल में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। तो बात करेंगे यूपी के लखीमपुर जिले में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए यहाँ पर नीचे मैप के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन कौन से जो यूपी के पक्षी विहार हैं वो कौन कौन से जिले में स्थित हैं। सो पहले बात करेंगे यहाँ पर ओखला पक्षी वन्यजीव बिहार की, ठीक है। जो ओखला पक्षी वन्यजीव बिहार है ये कहाँ पर है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर, और यूपी में जो गौतम बुद्ध नगर है वो है ये वाला आपका, ठीक है। तो आप इनकी स्थिति भी जान सकते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है मैप में। तो इसके साथ साथ क्या है, आपकी मैपिंग भी यूपी की कंप्लीट होती चली जाएगी और आपको जो यूपी के पक्षी विहार हैं वो भी पता चलेंगे। तो ओखला पक्षी वन्यजीव बिहार की बात करेंगे तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है आपका सेखा झील पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जो है बिहार, ये स्थित है अलीगढ़ में, ठीक है। तो अलीगढ़ आपका क्या है, ये गौतम बुद्ध के पास ही लगा हुआ है अलीगढ़, ये वाला है अलीगढ़ का पूरा मैप। तो ये जो सेखा झील पक्षी वन्यजीव बिहार है ये अलीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर पटना पक्षी वन्यजीव बिहार, जो कि सबसे छोटा है, तो ये है एटा में। कहाँ पर है? एटा में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे जो है समान पक्षी वन्यजीव बिहार, तो ये है मैनपुरी में। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव बिहार, तो ये है कन्नौज में। बात करेंगे सांडी पक्षी वन्यजीव बिहार की, तो ये है हरदोई में। और पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव बिहार स्थित है गोंडा में, यूपी के गोंडा में। बखीरा पक्षी वन्यजीव बिहार की बात करेंगे तो ये स्थित है आपका संत कबीर नगर में, ठीक है। और संत कबीर नगर आपका कहाँ है? तो ये आपका बताया गया है कि संत कबीर नगर जो नगर है वो यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कि जो नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार, पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये है बलिया में। जो जयप्रकाश नारायण है वो जो पक्षी वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है बलिया में स्थित। थोड़ा ये ब्लर आउट हो रहा है तो आप इसको क्या है पढ़ सकते हैं, इतना क्या है पढ़ने लायक यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पर नेक्स्ट बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये स्थित है आपका प्रतापगढ़ में। ये रहा आपका प्रतापगढ़। तो ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार स्थित है रायबरेली में। ठीक है, ये रहा आपका रायबरेली, प्रतापगढ़ के पास ही लगा हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका, तो ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद, ये नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये है उन्नाव में। कहाँ पर है? तो ये उन्नाव में बताया गया है। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये है महोबा में। कहाँ पर स्थित है? ये महोबा का है। यहाँ पर मैप दिया गया है यूपी में, तो ये दक्षिण साइड है, यूपी के दक्षिण में महोबा। तो महोबा में विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार है, तो ये आगरा और इटावा में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, आगरा के पास। ये देखिए आपका जो आगरा का मैप है इस तरह से, और इसके पास ही ये इटावा का मैप दिया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि यूपी में पक्षी विहारों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 14। ठीक है, सो टोटल आपको मैंने 14 पक्षी विहार जो है वो बता दिए हैं। तो आप इस तरह से क्या है इनको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर नीचे भी वही सेम दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं, जिससे क्या है आपका एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। पक्षी विहार दिए हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पर जनपद यानी कि जिले दिए गए हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद जो कि नवाबगंज पक्षी विहार, ये स्थित है उन्नाव में। मैंने आपको मैपिंग में भी बताया है। समसपुर पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये है रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी विहार, तो यह है कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार, यह है हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह है संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह है गौतम बुद्ध नगर में। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार है गोंडा में। ठीक है, नेक्स्ट पक्षी विहार देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका विजय सागर पक्षी विहार, तो यह है कहाँ? महोबा में स्थित है। पटना पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह है एटा में। समान पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह है मैनपुरी में। और सूर सरोवर पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह है आगरा में। आपका कौन सा है? सूर सरोवर पक्षी विहार। सुरहाताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, तो यह है बलिया में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, तो यह है आपका प्रतापगढ़ में। और सेखा झील पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, तो यह है आपका अलीगढ़ में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपके जो पक्षी विहार है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों के बारे में, जिनकी टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या इनकी है 11। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर जो है वन्यजीव विहार देखेंगे, तो पहला है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, इन सारे क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यानी कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। सेकंड वन्यजीव विहार है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। सो ये है आपका लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। सो ये है बहराइच में। और सोहेलवा जो वन्यजीव विहार है ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोहागी वर्वा वन्यजीव विहार, तो ये है महाराजगंज में। नेक्स्ट वन्यजीव विहार देखेंगे। सो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। सो ये आपका कहाँ है? इटावा और आगरा में। नेक्स्ट है ललितपुर। ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो यह है बांदा के क्षेत्र में। और कैमूर वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्रों से लगा हुआ है। कछुआ वन्यजीव विहार, तो यह है वाराणसी में। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा, तो यह है चंदौली में। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में, चंदौली के क्षेत्र में बताया गया है। चलिए यहाँ पर जो आपने मैप के माध्यम से यहाँ पर जो वन्यजीव विहार है उनको देख लिया है। यहाँ पर थोड़ा और बताया गया है तो उनको भी देखते हैं, जिससे क्या है आपका एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चंद्रप्रभा की। तो ये चंदौली में स्थित है और यह प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। जो चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, सो ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसे 1957 में शुरू किया गया था।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला चंद्रप्रभा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सुहेलवा, तो ये है श्रावस्ती में। कैमूर की बात करेंगे तो ये है सोनभद्र में। कतरनिया घाट की बात करेंगे तो ये है बहराइच में। कहाँ पर है? बहराइच में। और महावीर स्वामी जो है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। और सबसे छोटा क्या है? वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रानीपुर। सो रानीपुर की बात करेंगे तो रानीपुर है चित्रकूट में। कहाँ पर है? चित्रकूट में। राष्ट्रीय चंबल की बात करेंगे तो ये है इटावा में। और सोहागी वरवा की बात करेंगे तो ये है महाराजगंज में। किशनपुर ये है लखीमपुर खीरी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? सो ये है लखीमपुर खीरी में। कछुआ वन्यजीव विहार तो ये है वाराणसी में। ठीक है। और हस्तिनापुर का जो है ये मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, ये क्या है? इनके क्षेत्रों में स्थित है। और बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। ठीक है। तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ये यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे यूपी के जो यूपी में स्थित टाइगर रिजर्व हैं उनकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। बात करेंगे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। सो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये है बिजनौर में। दुधवा टाइगर रिजर्व ये आपको पता ही है, ये है लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये भी लखीमपुर में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो सो ये वाला है कतरनिया घाट का वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको क्या है 1975 में स्थापित किया गया। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार, तो ये है उत्तर प्रदेश के महोबा में। नेक्स्ट है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये कॉर्बेट जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उसका यही हिस्सा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर यानी कि किस जनपद में स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र यह है मथुरा में स्थित। कहाँ पर है? मथुरा में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका फैक्ट, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया गया महाराजगंज में। ठीक है। और सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है अलीगढ़ में सेखा झील के नाम से। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, तो ये वर्तमान में यूपी का जो वन क्षेत्र है वो है 9.23%। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई। ठीक है। जो वन महोत्सव सप्ताह है वो यूपी का 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो ये स्थित है उन्नाव जनपद में। जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? उन्नाव जिले में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी ये स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बब्बर शेर सफारी, तो ये है इटावा में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनाच्छादित जो वन से आरक्षित जनपद है वो कौन सा है? यहाँ पर सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक वन से आच्छादित जनपद है। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो ये सुरहाताल है बलिया में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है यूपी में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर चंद्रप्रभा मृगवन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में चंद्रप्रभा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है उसको स्थापित किया गया 25 नवंबर 1974 में। बाघों के संरक्षण से संबंधित वह स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा
आमनगढ़। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलवायु। ठीक है। सो इससे रिलेटेड आपका क्या है, यहाँ पर जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर क्लास को लेकर कोई भी डाउट है तो आप क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस कमेंट का सारा क्या है आपको पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। जो यूपी का क्लाइमेट है उसके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी कि जो क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एवं मानसूनी है। तो यूपी की जो क्लाइमेट है वो कैसा है? यूपी का क्लाइमेट ये है ट्रॉपिकल और मानसूनी। ठीक है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो औसत तापमान की बात करें तो राज्य में जनवरी में बात करें तो जनवरी माह में ये 12.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जबकि मई जून में यह औसत तापमान जो है वो 27.5 डिग्री से 27.5 डिग्री सेल्सियस से 39.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये रहा मई जून का यहाँ पर तापमान। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। यानी कि पूर्व से अगर पश्चिम की ओर आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वर्षा की कमी दर्ज की जाती है। ठीक है। प्रदेश में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। तो जो 90% बारिश है वो किसके दौरान होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान। बात करेंगे गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा यानी कि 184.7 सेंटीमीटर होती है। वहीं मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो यूपी की बात करेंगे तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे कम बारिश होती है मथुरा में। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऋतुएं। ठीक है। यहाँ पर ऋतुएं देखेंगे तो पहली ऋतु है आपकी शीत ऋतु। ओके। सो शीत ऋतु कब से ये शुरू होती है? तो शीत ऋतु जो है वो प्रदेश में नवंबर माह से शुरू होती है। कब से होती है? तो ये शुरू होती है नवंबर माह से, जब पश्चिमोत्तर भारत उच्च दाब की पेटी यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट के प्रभाव में आ जाता है। जनवरी माह में ठंड क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा ठंड होती है जनवरी माह में। तापमान की बात करेंगे इसके तो प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी भाग में शीत ऋतु में न्यूनतम औसत तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस तथा सर्वाधिक औसत जो तापमान है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी भागों में औसत तापमान सबसे न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। मध्य मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम औसत तापमान ये रहता है 11.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम औसत तापमान की बात करेंगे तो यह है 27.2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हवाओं के बारे में। सो हवाएं यहाँ पर शीत ऋतु में जो हवाएं हैं, हवाएं स्थल क्षेत्र से चलती हैं। कहाँ से? स्थल क्षेत्र से चलती हैं, अतः शुष्क होती हैं। कैसी होती है? शुष्क प्रकार की होती हैं, जिनसे वर्षा प्राप्त नहीं होती। वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा जो है जनवरी तथा फरवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उनके कारण उत्तर प्रदेश में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। कब मिलता है? तो जनवरी और फरवरी माह में, जिससे क्या है वर्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। सो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ये कब से प्रारंभ होती है? ये होती है जो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। यानी कि मार्च में इसका प्रारंभ होता है और जून के मिड तक रहती है ये। मार्च से तापमान में निरंतर वृद्धि होती है और मई में तापमान जो है वो सर्वाधिक हो जाता है। तो सर्वाधिक तापमान कब होता है? ये होता है मई माह में। ठीक है। इस ऋतु में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस तक तथा न्यूनतम औसत तापमान की बात करें तो ये 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो सबसे कम यहाँ पर तापमान की बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की
तो यूपी में 21 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 21 से 23 डिग्री तक ये रहता है तापमान। और अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो ये अधिकतम जा सकता है 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 39-40 तक ये तापमान रहता है। ठीक है। और इसमें कई नगरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यानी कि कई नगरों में ये क्या है 45 यानी 50 तक जो तापमान है वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हवाओं की। हवाएं क्या है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से मई और जून में पश्चिम हवाएं तेज गति से चलती हैं। जो पश्चिम हवाएं हैं वो कैसी चलती हैं, तेज गति से यहाँ पर चलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, लू कहा जाता है। यानी कि जो होली का आपके टाइम रहता है, होली के बाद का टाइम, तो क्या आप कैसी लू की तरह हवाएं चलती हैं, आपने फील भी किया होगा, गरम गरम हवाएं लगती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं लू। ये अत्यंत गर्म एवं कैसी होती हैं, शुष्क हवाएं होती हैं, यानी कि इनमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा की बात करेंगे तो ये ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना के बराबर होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है। और इसमें बात करेंगे कि इसमें मई जून के माह में कभी कभी शुष्क यानी कि जो गर्म होती हैं शुष्क एवं आर्द्र हवाओं के मिलने के परिणाम स्वरूप मैदानी क्षेत्रों में वर्षा भी होती है। तो मई जून की बात करें तो इस माह में क्या है, कभी कभी शुष्क और आर्द्र हवाओं के मिलने के बाद क्या है, उनके मिलने के बाद जो परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाता है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो जाती है। वर्षा ऋतु की बात करेंगे अब। वर्षा ऋतु जो है वो कब स्टार्ट होती है, तो वर्षा ऋतु जो है इसका प्रारंभ होता है जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में। यानी कि जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो बिहार राज्य के मैदानी भागों से होता है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। जुलाई तथा अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कब होती है यूपी में, ये होती है जुलाई और अगस्त में। इस ऋतु में अधिकतम औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम औसत तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तथा तापांतर 7 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हवाएं और वर्षा के बारे में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है बारिश, तो ये होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और ये हवाएं जब उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं को पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है। अगर ये जो हवाएं हैं ये उत्तर की तरफ जब बढ़ती हैं तो क्या है, ये हिमालय की जो उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको पार नहीं कर पाती हैं। इसीलिए क्या है, अतः हिमालय की श्रृंखलाओं के सहारे गंगा के मैदानी भाग में पश्चिमी भागों की ओर क्या हो जाती है, अग्रसर होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्षा का वितरण दिया गया है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि राज्य के संपूर्ण वर्षा का 75 से 80% यानी कि प्रतिशत भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। तो इसमें राज्य के यानी कि यूपी के संपूर्ण वर्षा का 70 to 80% जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होती है। तो संपूर्ण वर्षा का जो लगभग 60% जो बारिश है वो जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो ये कितनी है, 9। ठीक है। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है मथुरा में। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की। ठीक है। यूपी की जो जलवायु है यानी कि क्लाइमेट जो है वो उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी टाइप का यहाँ पर क्लाइमेट बताया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिट्टी यानी कि सॉइल। मिट्टी यानी कि जो मृदा व्यवस्था है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं कि यूपी में किस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। चलिए बात करते हैं। जैसे कि बताया है कि इसमें पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन तथा कार्बनिक पदार्थों के विलंघन यानी कि उसके विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है।
तो वो क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। वहीं बात करेंगे प्रदेश की मिट्टियों को दो मुख्य भागों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है? गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां जो निर्माण की दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन प्रकृति की होती हैं। ठीक है, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग की बात करेंगे तो यह दक्षिणी पठारी एवं विंध्यन शैलियां या बुंदेलखंडीय मिट्टियां। ठीक है, तो ये है दूसरा प्रकार यहाँ पर मिट्टियों का। इनके निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियां अति प्राचीन एवं कैसी होती हैं? रवेदार प्रकार की होती हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें बताया है कि जो गंगा के मैदानी मृदा को बनावट, इसमें क्या बताया है? गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो उपभागों पे विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? तो बनावट के आधार पर दो उपभागों में इनको विभाजित किया गया है। प्रथम यहाँ पर दिया गया है प्राचीन काप मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि कॉप मिट्टी जो होती है उसको बांगर मिट्टी भी कहते हैं। और द्वितीय उपभाग है उसको नवीन काप मिट्टी यानी कि बोलते हैं खादर मिट्टी। खादर को बोलते हैं नवीन, यानी कि जो नई यहाँ पर मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं खादर, और जो पहले यानी कि बहुत पुरानी मिट्टी है उसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक है, सो बांगर मिट्टी जो है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा है। बांगर मिट्टी कैसी है? प्राचीन यानी कि बहुत पहले की जलोढ़ मृदा है, जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? फास्फोरस और चूने की। जबकि जीवांश, पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है बांगर मिट्टी में। तो बांगर मिट्टी में कमी किसकी होती है? जीवांशों की कमी होती है, पोटास की होती है और नाइट्रोजन की होती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई, दोमट आदि के नामों से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सारे आपके क्या है जो बांगर मिट्टी है उनके यहाँ पर अन्य नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि दोमट, मटियार, बलुई और दोमट। ठीक है, इस तरह से क्या है आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे खादर मिट्टी। सो जो खादर मिट्टी है आपकी वो कैसी है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि ये नई बनी हुई मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिनसे क्या है वार्षिक बाढ़ है उसके कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन कांप, मटियार, दोमट आदि के नामों से जानते हैं। जो खादर मिट्टी है उनको इन सारे नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवांशों, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। तो इसमें किन किन की अधिकता होती है? जीवांशों की होती है, मैग्नीशियम की होती है, पोटास और चूने की अधिकता जो है वो सबसे ज़्यादा खादर मिट्टी में पाई जाती है। परंतु क्या होता है, इसमें जो कमी पाई जाती है वो ह्यूमस की होती है, फॉस्फोरस की होती है और नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी पाई जाती है खादर मिट्टी में। बात करेंगे प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पाया जाता है। यूपी में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जिसमें भूड़ जो है वो हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है, जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लीस्टोन जो युग है उससे निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवड़ीय, क्षारीय एवं मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, लवड़ीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। कौन सी? लवड़ीय और क्षारीय। वहीं बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा, तो ये प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में जैसे कि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा है वो कहाँ कहाँ पर पश्चिमी भागों में? तो ये मथुरा के क्षेत्र में, आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा, जो कि मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? मृदा अपरदन के कारण हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंडीय मृदा है। ये प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। कौन सी? बुंदेलखंडीय मृदा। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगूर आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है वो प्रदेश के झांसी, ललितपुर एवं हमीरपुर जिलों में है। तो यहाँ पर क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी है? झांसी, ललितपुर एवं हमीरपुर जिले। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। जो रेड सॉइल है वो कहाँ पे है? यूपी के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। वहीं यहाँ पर देखेंगे राकड़ मिट्टी। तो ये यूपी के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है राकड़ मिट्टी, ठीक है। जबकि भाट मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र कुशीनगर में पाई जाती है। कौन सी? भाट मिट्टी। पड़वा मिट्टी की बात करेंगे तो पड़वा मिट्टी जो है ये यूपी के हमीरपुर, जालौन एवं यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है पड़वा मिट्टी। वहीं जल प्रभावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को डुहू कहते हैं। क्या बोलते हैं? डुहू बोलते हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टियों में फॉस्फेट खनिज की क्या होती है? कमी यहाँ पर पाई जाती है। जो प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं उनको उन सारी मिट्टियों में फॉस्फेट खनिज की कमी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मृदा बताई गई है और उनके स्थानीय नाम बताए गए हैं, ठीक है। खादर मृदा है, इनके स्थानीय नाम क्या है? तो खादर मृदा के जो स्थानीय नाम है वो है नवीन जलोढ़, कच्छारी, दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी मृदा है वो है आपकी बांगर। तो बांगर का जो स्थानीय नाम है, इनके स्थानीय नाम है पुरानी जलोढ़। बांगर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़। और खादर को बोलते हैं नवीन जलोढ़, ठीक है। तो बांगर को यहाँ पर बोलते हैं पुरानी जलोढ़। उपहार मृदा, दोमट, मटियार और बलुई दोमट। तो ये क्या है? बांगर के स्थानीय नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ऊसर भूमि, यानी कि जो लवड़ीय तथा क्षारीय होती है, इनके स्थानीय नाम क्या है? तो इनके स्थानीय नाम है रेह, बंजर तथा कल्लर, ठीक है। तो ऊसर भूमि को बंजर के नाम से, बंजर तथा कल्लर और रेह के नाम से भी जानते हैं। बलुई मिट्टी, जो ऊंचे टीलों को बोलते हैं बलुई मिट्टी, तो ये इसको जो स्थानीय नाम है इसका बलुई मिट्टी का ये है भूड़, ठीक है। काली मृदा का जो स्थानीय नाम है वो है रैगूर, फरेल या कपास मृदा। नेक्स्ट है यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। तो इनके स्थानीय नाम है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियों के स्थानीय नाम है वो है लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी, पड़वा जिसको परवा भी बोलते हैं, माड इनकी मार भी बोलते हैं इसको, राकड़ जो है, और भोटा मृदा, ठीक है। कौन सी? भोटा मृदा। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियां हैं और उनके स्थानीय नाम यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। तो ये है काली कपास मिट्टी की, ठीक है। इसकी प्रमुखता कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में, भावर जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली जो मृदा है, इस प्रकार की जहाँ पर मृदा पाई जाती है भावर क्षेत्र में। वहीं बात करेंगे यूपी में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो है वो मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है, लाल मिट्टी। नेक्स्ट है लवण प्रभावित मृदा, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आगरा एवं अलीगढ़ के मंडलों में, ठीक है, आगरा और अलीगढ़। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जौनपुर में। कहाँ पर? यूपी के जौनपुर में पाई जाती है, जिसमें क्या है? पोटास की कमी होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। बट इसको यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि ये आपका जो इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर पुराना डेटा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको यहाँ पर स्किप करेंगे। और जो यूपी की इकोनॉमी है यानी कि यूपी की अर्थव्यवस्था, इसको एक क्या है, इस टॉपिक पर आपको एक क्लास अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कृषि, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी जो आपके विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पहला जो विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये स्थित है मेरठ में। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये है कानपुर में। कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है आपका अयोध्या फैजाबाद में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये है बांदा में। बाकी जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय, ये है झांसी में आपका। और राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, ये आपकी स्थित है लखनऊ में।
नेक्स्ट बात करेंगे राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद जो है वो है शाहजहांपुर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो यूपी का गन्ना अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है, कहाँ पर है? तो ये है मेरठ में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कृषि नीति और महत्वपूर्ण योजनाएं दी गई हैं और कार्यक्रम यहाँ पर बताए गए हैं। तो बात करेंगे इसमें किसान वही योजना की। तो ये कब आई? तो ये आई 1992 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ये 2002 में आया। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम ये आया 1964 में। वही बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, तो ये आया है आपका 1950 में, यानी कि 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो आपकी आई है 1998 से 1999 में। किसान रथ योजना की बात करेंगे तो ये 2010 से लेकर के 11 तक। ठीक है। 2010 और 11 के बीच में आई है किसान रथ योजना। चकबंदी योजना की बात करेंगे तो 1954 में। और एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1 मई 2017 को। अब यहाँ पर अन्य प्रमुख फसलें और उनसे रिलेटेड जो इंडिया की यहाँ मतलब कि उनसे उत्पादक जिले हैं, यानी कि कहाँ पर वो उत्पादक या उत्पादित होती हैं फसलें, तो वो सब यहाँ पर बताया गया है। फसलें दी गई हैं और उत्पादक क्षेत्र या जिले यहाँ पर बताए गए हैं। मक्का की बात करेंगे तो मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो ये मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। ठीक है। तो ये उत्पादक जिले हैं मक्का के। नेक्स्ट फसल है आपकी चना। चना से जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो बताए हैं कि चना कहाँ पे होता है। तो ये होता है ललितपुर में, बांदा में, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर में, फतेहपुर, सीतापुर। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है चने का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अरहर। जो अरहर दाल होती है आपकी, तूर दाल भी जिसको बोलते हैं, तो ये आपकी वाराणसी में, झांसी में, लखनऊ, प्रयागराज और ललितपुर में, ठीक है, इसका उत्पादन होता है। मूंगफली की बात करेंगे तो ये हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद और बदायूं में मूंगफली का उत्पादक होता है। और कपास की बात करेंगे तो ये कानपुर, इटावा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, बरेली। तो यहाँ पर क्या है? कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सरसों की। सरसों के जो क्षेत्र हैं वो हैं गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है। तो अलीगढ़ में क्या है? सरसों का भी उत्पादन होता है। ये सारे जिले यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है अलसी। अलसी का उत्पादन होता है सोनभद्र में, मिर्जापुर में, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच और हमीरपुर में। जूट की बात करेंगे तो जूट है, ये इसके जो उत्पादन होता है वो है बहराइच, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी और सीतापुर एंड गोरखपुर। नेक्स्ट है यहाँ पर तंबाकू। तंबाकू का जो उत्पादन है वो होता है मेरठ में, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और गोंडा। यहाँ पर क्या है? तंबाकू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं फसल उत्पादन, जैसे कि जो फसलें हैं उनको यहाँ पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहली श्रेणी है यहाँ पर खरीफ फसल। ठीक है। देखेंगे कि खरीफ फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो बात करेंगे कि खरीफ फसल जो है, यह फसल भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जून जुलाई माह में बोई जाती है। तो खरीफ फसल को बोने का समय कौन सा है? ये है जून जुलाई। ठीक है। जून और जुलाई में इसकी क्या होती है? बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो खरीफ फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे खरीफ की फसलों के जो प्रमुख फसलें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। ठीक है। तो ये क्या है? खरीफ की सारी फसलें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे रबी फसल। इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, वैसे रबी फसल से क्या है ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो रबी फसलों की जो बुवाई है वो अक्टूबर नवंबर के माह में होती है, यानी कि जब खरीफ फसल की कटाई होती है तब रबी फसल की बुआई होती है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या होती है? बुवाई होती है।
और इसको मार्च अप्रैल के माह में काट लिया जाता है। यानी कि जो इस टाइम क्या है, मार्च अप्रैल होली के बाद का जो टाइम होता है, तो उस टाइम में इनको काट लिया जाता है जो रबी की फसलें होती हैं। जैसे कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ये हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रबी की जो है फसलें बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जायद फसल। जायद फसल जो है, ये फसल का जो टाइम होता है वो होता है मार्च अप्रैल। यानी कि जब रबी की फसलों को काटा जाता है, तब जायद की फसलों को यहाँ पर क्या होता है, बोया जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में इनका समय होता है बुआई का, और जून जुलाई तक इनको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, जायद की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो ये हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी और अन्य सब्जियां यहाँ पर जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बताए गए हैं कि जो राज्य की प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि गेहूं, ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है। तो यहाँ पर गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो कहाँ पर है, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की। गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। यानी सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादक जिला है वो कौन सा है, यह है गोरखपुर। ठीक है, यानी कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बुवाई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की क्या है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसको आप ध्यान रखना। गेहूं के लिए कितनी बारिश की जरूरत होती है, तो ये होती है 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक। और इनकी जो बुवाई के समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप यहाँ पर होना चाहिए। चावल की बात करेंगे तो इसको क्या है, इसके लिए बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तक ताप और 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और लखनऊ आदि जिलों में जो चावल की खेती है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चना की खेती की। तो इसकी जो चना की खेती है उसकी खेती राज्य के शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है, ये राज्य के शुष्क व हल्की मिट्टी जहाँ पर होती है उन क्षेत्रों में चने की खेती की जाती है। इनमें बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा व प्रयागराज शामिल हैं। इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी जो कि 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बोते समय जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है चना की खेती के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे मक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मक्का में क्या है, ये जो राज्य हैं वो मेरठ, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है, मक्के की खेती। नेक्स्ट बात करेंगे गन्ने की। गन्ना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है जो कि क्या है, आपके एग्जाम्स में गन्ने से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आता है। तो गन्ना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नगदी फसल है। तो ये कैसी फसल है, नगदी फसल है। प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब में होता है। बात करेंगे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, रामपुर, बलिया, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल एवं शामली आदि जिलों में मुख्य रूप से गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो आप इसको क्या है मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज करेंगे तो ये आपको क्या है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो याद होते चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं कपास की। तो ये प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। बात करेंगे तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, हाथरस, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में जो कपास की खेती है वो क्या है, कपास पैदा की जाती है। यानी कि वहाँ पे ये कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सरसों की। तो ये प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप से या गेहूं,
मटर एवं जौ के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। तो सरसों की खेती कैसे की जाती है? ये स्वतंत्र रूप से गेहूं की खेती है उनमें क्या है मिक्स करके सरसों को क्या है उगा लिया जाता है। जैसे कि गेहूं की खेती है तो उसमें सरसों डाल दी तो क्या है सरसों भी साथ ही साथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है गेहूं हो गया, मटर हो गया एवं जौ जो है उसके साथ मिश्रित रूप से यानी कि मिलाकर इसकी खेती को किया जाता है। राज्य के लगभग सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है। बात करेंगे बाजरा की। बाजरा में क्या है, प्रदेश में बाजरा की कृषि शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बाजरा उत्पादक जिलों में आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद और कानपुर आदि मुख्य जो है जिले बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अरहर की। तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से महोबा, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, बांदा और क्या है झांसी, इन जिलों में की जाती है अरहर की खेती। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जौ। जौ की खेती क्या है? तो जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है जौ की खेती। अफीम की बात करेंगे तो ये प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? बाराबंकी। ठीक है, इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती है वो की जाती है। तो इसके अतिरिक्त गाजीपुर जो है वो वहाँ पे भी क्या है अफीम की खेती की जाती है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी स्थित है। तो एकमात्र अफीम फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाजीपुर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कृषि से रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट डेटा था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंचाई यानी कि इरिगेशन। ठीक है, तो आपको अगर क्लास कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। तो प्रदेश में मानसून की अनियमितता और कई क्षेत्रों में वर्षा की कम मात्रा में उपलब्धता के कारण कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग काफी मात्रा में विभिन्न साधनों के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन से साधन है? तो आइए देखते हैं। जैसे कि प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कौन सा है? नलकूपों के द्वारा। तो राज्य में सिंचाई के सभी उपलब्ध साधनों में सबसे अधिक यानी कि 71.2% नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है यानी कि इरिगेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? ये होता है नलकूपों का। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा नहर एवं तालाब। बात करेंगे प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उच्च व्यवस्था है। किसकी? नहरों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? प्रदेश के पश्चिमी भाग में। बात करेंगे राज्य में नहरों एवं तालाबों के द्वारा कुल सिंचाई का 18.2% जो है वो उपयोग किया जाता है। तो नलकूपों के द्वारा कितना परसेंट है? तो यह है 71.2%। और नहर एवं तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसका परसेंटेज क्या है? तो इसका परसेंटेज है 18.2%। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप बात करेंगे कुएं एवं झीलें के बारे में। ठीक है, कुएं एवं झीलें। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं गंगा की घाटी क्षेत्र में कुआं सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो कुआं सिंचाई जो है वो कहाँ पर होती है? तो ये होती है प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं जो गंगा की घाटी का क्षेत्र है वहां पर कुआं सिंचाई के माध्यम से जो है सिंचाई होती है, कुआं के माध्यम से। ठीक है, राज्य में विभिन्न झीलों एवं कुओं के द्वारा 10.1% सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो कुओं और झीलों से कितना परसेंट किया जाता है? ये किया जाता है 10.1% का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे शारदा नहर। तो यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। यह नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा यानी कि काली नदी से निकलती है। तो शारदा नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है काली नदी से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे शारदा सहायक परियोजना को। इसमें जो है लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अंबेडकर नगर तथा गाजीपुर जनपदों की पानी की आपूर्ति हेतु इस परियोजना का निर्माण किया गया है। यानी कि इन जिलों की जो पानी की आपूर्ति है वो क्या है? इन्हीं आपूर्ति के हेतु क्या है? इन जो शारदा सहायक परियोजना है उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रामगंगा नहर को।
सो रामगंगा जो नहर है वो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जो कालगढ़ है, कालगढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नहर का निर्माण किया गया है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो ये क्या है, रामगंगा नहर के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे आगरा नहर। सो आगरा नहर में क्या है, इस अंतरराज्यीय नहर का निर्माण कब हुआ, तो ये हुआ 1874 में इसका निर्माण किया गया। इसे दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया। तो दिल्ली में कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर इसको निकाला गया आगरा नहर को। यह नहर दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है आगरा नहर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गंडक नहर की। सो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। कहाँ की है, यूपी और बिहार की, जो इन दोनों के सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है। ठीक है, और इसमें कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों के लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। किसके द्वारा, गंडक नहर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बेतवा नहर की। सो ये बेतवा नदी जो है, ये बेतवा नदी से झांसी के परीछा नामक स्थान से निकाली गई है बेतवा नहर। केन नहर की बात करेंगे तो यह यूपी के और यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केन नहर। ठीक है, यूपी और एमपी की। केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान से निकाली गई है। कहाँ से, तो ये एमपी के पन्ना नामक स्थान से केन नहर को निकाला गया है। इससे उत्तर प्रदेश का बांदा जिला लाभान्वित है। यानी कि इससे क्या है, जो केन नहर है उससे उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वो क्या है, इससे लाभ प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ, तो ये हुआ 2017 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है, तो यह है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र के सर्वोच्च है, तो यह है कौन सा सर्वोच्च है, तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है, तो यह है 5 ग्राम। कितना है, 5 ग्राम। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो ये कितनी है, बीघा। यानी कि जो बीघा के रूप में यहाँ पर भूमि को मापा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गोकुल पुरस्कार पर जो योजना है उस किससे संबंधित है, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध के उत्पादन से। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है, तो यह है इज्जतनगर बरेली। यहाँ पर क्या है, पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो ये दी गई कृषि क्षेत्र के विकास को। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो ये है कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, तो ये तिलहनी फसल कौन सी है, तो ये है राई और सरसों। ठीक है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो यूपी को शक्कर का प्याला बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है यूपी में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है, ये होती है जून जुलाई के दौरान। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है, तो वह है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तो ये है गन्ना। ठीक है, ये क्या है, वाणिज्यिक उपज है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है, तो ये होती है मूंग की अवधि। क्या होती है, मूंग की अवधि जो है वो सबसे कम अवधि में उगाई जाने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो ये हो जाएगा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा
चना का। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये उत्तर प्रदेश है किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएंगे गेहूं, आलू और गन्ने में। ठीक है। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें हो जाएगा गन्ना और आलू में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक है। आपको भी एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की है पढ़ने में, तो आपको भी थोड़ा जल्दी नहीं करना है एग्जाम में। क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही गलती हो जाती है कि आप नहीं को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से रीड आउट करना है। बताया गया है कि किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक है। तो प्रथम स्थान पर नहीं है, ये कौन सी फसल है? ये हो जाएगी चावल के फसल में। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? तो यह है धान के उत्पादन में। ठीक है। धान के उत्पादन में यूपी का सेकेंड स्थान है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो ये है कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये हो जाएगा धान, मक्का और गेहूं का। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो ये है गेहूं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा फूलों का। ठीक है। फूलों के उत्पादन में ये सबसे बड़ा राज्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये है गेहूं और गन्ने में। ठीक है। भारत के मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है? तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो यहाँ पर है 90% का। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। जैसे कि पूछा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश की कला नामक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो जो काला नमक, सॉरी मैंने गलत पढ़ा है यहाँ पे। तो जो काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है वो कौन सी है? ये है धान की। ठीक है। कौन सी है? काला नमक। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो ये हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद की फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगी गेहूं, चना, मटर और जौ। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को बोलते हैं गरीब का मित्र। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। ये डेटा आपका पुराना है, इसको यहाँ पर इग्नोर करते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो आपको मैंने बताया था ये स्थित है यूपी के गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कि जो कपास है उसकी स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय कौन सा है? तो ये होता है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। बात करेंगे भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यूपी का यहाँ पर स्थान है प्रथम स्थान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो ये करते हैं चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। बात करेंगे कि खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो सुगंधित चावल है उसकी किस्म का नाम बताइए। तो इसमें सुगंधित चावल की किस्म का नाम है काला नमक। ठीक है। कौन सा है? काला नमक। नेक्स्ट है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो इसको किस रूप में जानते हैं? इसको जानते हैं सरपत के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था सरपत। ठीक है। तो सरपत यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार। इस तरह से क्या है आपको विद मैपिंग के साथ यहाँ पर बताया गया है। ये टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और आप तब तक के लिए क्लास को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, जिससे क्या है आपके फैक्ट और जो कंटेंट है वो पूरा आपके साथ, मतलब साथ ही साथ इसका पूरा अच्छे से रिवीजन हो सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।